नमस्कार, सियासत के सूरमा में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो अपने इस खास शो में हम बात करते हैं देश की सियासत के ऐसे दिग्गजों की जिन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई और सियासत के सूरमा बन गए। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की, जो अपने जीवन के 44 साल से ज्यादा उन्होंने इससे ज्यादा का समय राजनीति में दिया है, जिनके कई किस्से अविस्मरणीय हैं, जिनकी गाथा पूरी पार्टी गाती है। ऐसे हैं अमित शाह। तो वहीं देखिए, अपनी बेबाकी और निडर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी में एक खास पद है। पार्टी के लिए हमेशा वो समर्पित रहते हैं। खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता कहने वाले अमित शाह कैसे हैं? उनके भाषण देश के लिए समर्पित रहते हैं। वे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और विपक्ष को भी वो जमकर घेरते हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे अमित शाह सियासत के सूरमा बने, क्या उपलब्धियां हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान परिवार नहीं होता है, 130 करोड़ की जनता। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का श्रेय कहीं ना कहीं अमित शाह को जाता है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपने कार्यकाल में जबरदस्त फैसले और उन पर इम्प्लीमेंटेशन एक अलग भूमिका को दर्शाता है। संसद में जो मुद्दे उठाए उन्होंने पूरा करके दिखाया, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, UAPA हो, CAA लागू करना हो या फिर नक्सलवाद पर लगाम हो। पहले नक्सलवाद पर ही बात कर लेते हैं। बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों पर ऑपरेशन हुआ, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस स्ट्राइक में 29 नक्सलियों को सेना के जवानों ने मार गिराया और नक्सलियों का टॉप कमांडर 25 लाख का इनामी शंकर राव भी मारा गया। ये सब तब हुआ जब इलेक्शन होने में कुछ घंटे ही शेष थे। गृह मंत्री शाह ने सेना को खुली छूट दे रखी है कि कोई भी नक्सली या तो आत्मसमर्पण करे या फिर सेना के जवानों की गोलियों का शिकार बने। इससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं। सेना को खुली छूट से नक्सलियों में डर पैदा होगा और हाल ही में हुए इतने बड़े ऑपरेशन से नक्सली डर गए हैं और चुनाव में भी हानि पहुंचाने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्रालय से CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद CAA लागू किया गया। विपक्ष के कई दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन अपने निर्णय पर अड़िग रहने वाले अमित शाह ने साफ कहा कि CAA लागू रहेगा। वहीं समझाया भी कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये कानून नागरिकता दिलाने वाला है। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों के लिए प्रावधान। तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले अवैध प्रवासी नहीं, ऐसे सभी लोगों के लिए 12 मार्च से आवेदन शुरू हुए। 3 देशों के अलावा अन्य किसी शरणार्थी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं। भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून। 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। भारतीय राजनीति के चाणक्य यूं ही नहीं कहलाने लगे। उनके अटल फैसले, बेबाकी से अपनी बात को रखने का अंदाज और बेखौफ होकर दुश्मनों को ललकार एक अलग छवि बनाती है। शाह CAA पर ही नहीं रुके, तुरंत बाद 12 मार्च को UAPA के तहत जम्मू कश्मीर की 5 साल के लिए बैन भी कर दिया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। JKNF को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाया गया। इसीलिए UAPA के तहत कार्रवाई की गई। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का घटक गैर कानूनी संगठन घोषित किया। आदेश 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के लिए खतरा के सदस्य अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना मुख्य बिंदु। सुरक्षा बलों पर पथराव जैसे कई गैर कानूनी कारनामे। मोदी कैबिनेट में शाह एक अलग ही भूमिका निभाते हैं। उनके फैसलों का विरोध कोई नहीं करता। वजह यह है कि उनके फैसले सोचे समझे और सुलझे होते हैं। वे पहले अपने फैसलों पर विचार करते हैं और फिर अमल में लाते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला 370 का भी है। वर्षों से चली आ रही सरकारों की मुहिम एक सपना ही बना हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सपने को साकार कर दिखाया। अमित शाह के अथक प्रयासों के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और जहां पथराव होता था, जिस चौक पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरता था, वहां आज सीना चौड़ा करके भारतीय घूमने जाते हैं। आज उस लाल चौक पर हमारा तिरंगा लहराता है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को एक साथ लेकर चलने में अमित शाह का अहम रोल है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये तो हो गए राजनीति के चाणक्य के अटल फैसले। अब बात करते हैं शाह की बेबाकी की। जिस अंदाज से वे अपनी बात को पटल पर रखते हैं और लोगों के हित की बात करते हैं, तो सभी उन्हें उतनी ही गौर से सुनते और समझते भी हैं। पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से टच में रहना, बूथ स्तर पर काम करना पार्टी की मजबूती को तय करता है। पार्टी में मैनेजमेंट की बात की जाए तो शाह सभी के साथ समकक्ष रहते हैं। उनके लिए कोई काम न कम है और न कोई काम ज्यादा है। विपक्ष में जैसे भूमिका उन्होंने निभाई, वैसे ही सत्ता पक्ष में भी वे भूमिका निभा रहे हैं। अगर बात की जाए चीन और पाकिस्तान की नीयत की, तो उन्होंने उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को उनकी स्थिति दिखाई, जहां चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताता है और पाकिस्तान की कायराना हरकतों पर भी शाह ने जमकर रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिया। सेना के जवानों से लेकर अधिकारियों में जोश भरा और मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। पुलवामा हमले का बदला भी सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया। पाकिस्तान को भी पता लग गया था कि वो अब भारत की ओर बुरी नजर से नहीं देख सकते। विदेश नीति भी उनकी अलग ही रही। ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता।
मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करूं, जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया? आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस दे रहे हैं। हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं है। कुछ उपलब्धियों के बाद अमित शाह के जीवन से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। शतरंज खेलने, क्रिकेट देखने और संगीत में गहरी रुचि रखने वाले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने राज्य दर राज्य बीजेपी की सफलता की गाथा लिखते हुए 2019 में पार्टी के सदस्यों की संख्या 330 करने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी को आगे लाने में मोदी लहर के साथ साथ अमित शाह का अहम योगदान है। राजनीति में यह जोड़ी जय और वीरू के नाम से फेमस है। राजनीति में माहिर रणनीतिकार शाह ने पंचायत से लेकर संसद तक बीजेपी को सत्ता में लाने के सपने को साकार करने की दिशा में काम किया। जुलाई 2014 में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पार्टी के विस्तार के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुट जाने का संदेश दिया। 2019 में शाह ने बिहार और महाराष्ट्र में न केवल एनडीए के घटक दलों के साथ गठबंधन को लेकर लचीला रुख अपनाया था, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रतिद्वंदी दलों के वोट बैंक को भी अपनी पार्टी के पाले में लाने की सफल रणनीति बनाई थी, जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनाई जा रही है। इस बार का चुनाव मोदी लहर के साथ साथ शाह की रणनीति पर भी आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के सियासी सफर के बारे में। चाणक्य का राजनीतिक सफर आखिर क्या कुछ है, वो अब आप जान लीजिए। 1980 अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। एबीवीपी में 4 साल तक उन्होंने काम किया। इसके बाद 1982 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्हें पद मिला। गुजरात के संयुक्त सचिव वो बने। 1987 भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य उन्हें नियुक्त किया गया। 1989 बीजेपी अहमदाबाद शहर के सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। 1995 गुजरात राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष वो बने। 1997 की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष वो बने। 1997 सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव उन्होंने लड़ा और उपचुनाव में जीतकर वो विधायक बने। 25,000 मतों से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की। 1998 फिर से सरखेज सीट से वो विधायक चुने गए। कांग्रेस के प्रधानुभाई कानुभाई पटेल को उन्होंने यहां से हराया था। पार्टी ने गुजरात के राज्य सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया। 1999 बीजेपी गुजरात राज्य के उपाध्यक्ष वो बने। 2000 की बात करें, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक से वो अध्यक्ष चुने गए। और अगर 2001 की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक सहकारिता प्रचारक बने। अमित शाह को गौरव यात्रा का सह आयोजक बनाया गया। 2002 की अगर हम बात करते हैं तो अमित शाह ने फिर से सरखेज विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस के हिमांशु भाई पटेल को उन्होंने हराया। गृह, परिवहन और निषेध प्रमुख मंत्रालय उनको दिए गए। फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोड शो की तस्वीरें हैं, जहां पर आज गांधीनगर में पहुंचे हुए हैं अमित शाह, क्योंकि कल वो नामांकन करने जा रहे हैं। 2007 की बात करें तो सरखेज निर्वाचक मंडल ने फिर से अमित शाह को चुना। आपको बता दें, यहां पर 2,32,832 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस के शशिकांत वी पटेल को उन्होंने हराया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें गृह, परिवहन, निषेध, संसदीय कार्य, कानून और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी यहां से मिल गई। 2012 नारायणपुरा सीट से चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जीतू भाई को हराया। 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 2013 गुजरात सरकार के बीजेपी मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2014 अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2017 राज्यसभा चुनाव के लिए चुने गए। 2019 लालकृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव लड़ा। 3 लाख वोटों के अंतर से यहां पर जीत हासिल की। 2019 की बात करें तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली और 2024 बीजेपी ने फिर से गांधीनगर सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया है।
इसके अलावा चुनावी शतरंज के सियासी उन्हें कहते हैं क्योंकि अमित शाह खेलों में बड़ी रुचि रखते हैं। वो 2006 में गुजरात शतरंज संघ के अध्यक्ष, 2009 में केंद्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, 2014 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2009 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अहमदाबाद के सरकारी स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शतरंज की शुरुआत की। यदि आप उनके छात्र जीवन में देखेंगे तो उन दिनों में उन्होंने कई अवसरों पर मंचीय प्रस्तुतियां भी दी थी। अमित शाह की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो अमित शाह के मार्गदर्शन में शिविर में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, इसके अलावा 2015 की बात करें तो 7,25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले औसतन 3500 के करीब कार्यकर्ता शामिल होते थे। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता बढ़ी है। सदस्यता मात्र 3 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 11 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अमित शाह को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को निरस्त करवाना, राम मंदिर में मुद्दे हल करवाना, निकलवाना, इसके अलावा गैर कानूनी ढंग से भारत में घुसने वाले बांग्लादेशियों को रोकने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनवाना, नागरिकता कानून में संशोधन कर पड़ोसी देशों के हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करवाना जैसे ये बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं। लेकिन अमित शाह को राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, वो अब आप जान लीजिए। संगठन को समझने की कुशलता उनमें है। जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने की महारत उन्हें हासिल है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति रही। बीजेपी ने बम्पर सीटें जीतकर सरकार भी बनाई। ऐसे राज्यों में सरकारें बनी जहां पर पार्टी काफी लंबे समय से भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पूर्वोत्तर में बीजेपी और ज्यादा मजबूत हुई। खुद को शाह ने कभी भी चाणक्य की उपाधि नहीं दी है। शाह कहते हैं कि चाणक्य के बारे में मैंने पढ़ा है, चाणक्य के आगे बहुत छोटा मैं आदमी हूं, ये खुद अमित शाह कहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में एक शानदार जीत के लिए प्रेरित किया। सरखेज के विधायक के रूप में 4 कार्यकाल उन्होंने दिया। शाह को मोदी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान भी राज्य सरकार में कई प्रमुख विभाग वो संभालते रहे हैं। शाह जो एक समृद्ध व्यापार साम्राज्य पीवीसी पाइपलाइनों के मालिक हैं। अहमदाबाद में अपने कॉलेज के दौरान एक आरएसएस स्वयंसेवक वो बन गए थे। आरएसएस में उनके कार्यकाल के दौरान 1982 में उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी। अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के एक छात्र संगठन के नेता के तौर पर की। 1986 में बीजेपी में वो शामिल हो गए। वहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में काम किया और प्रधानमंत्री की राजनीतिक मेज की बगल में अपनी उन्होंने जगह बनाई।